तुम्हारा क्या चल रहा है? हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में निकालें। तो ये वाली बात सबको समझ में आ गई ना? जितना हम प्रयास कर सके उतना करेंगे। नहीं तो होता क्या है जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट में, या जैसे हम लास्ट में पूरा दिया ही नहीं जाता, O1S O1 और जी मेंस कराया जाता है, O2S दिया। कई बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं दे देता हूँ, क्योंकि एक तरह से प्रेशर रहता है थोड़ा सा कि भाई जैसे हम जहाँ पे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम 12 कर लें, 2 क्वेश्चन ज्यादा करें, नहीं होगा। अगर हम कम ही दे, मान लो जैसे कि जनरली ऐसा ही होता है कि O2S नहीं करनी है, बाद में करेंगे, तो फिर वो नहीं हो पाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा परेशान होना है कि सर हम पूरा नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर रहे तो भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये हमें जितना कर ले उतना बोनस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जैसे स्टार बैच वाले होते हैं वो सारा पूरा करते हैं उतने टाइम में जितने में हम कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी उनको क्विज मतलब मटेरियल के लिए पता होगा उन लोगों को, है ना? तो फिर डिफरेंशिएशन किया जाए, अच्छा लगेगा आप लोगों को? कोई भी चाहता है? सब यही चाहते हैं ना कि हम भी तो स्टार है, नहीं है? हाँ, बट काम देखो जितना कर सके उतना पूरा करते रहे। बताएं इसमें डाउट्स? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70। चलिए एक सेकेंड। और एक तरीका ये होता है फिर कि पूरे वीक में हम एक बार में ही दे दे होमवर्क, एक दिन ही डिस्कस कर लेंगे। क्या ये तरीका सही रहेगा? देखो लगेगा आपको सही है, मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि रहेगा कि एक वीक है तो ना तो स्टूडेंट करते हैं और ना ही एक दिन में वो डिस्कस, तो लगता है कि हमें हो गया, लेकिन तो वो भी ऐसा तरीका है। बट अब यही है, लेकिन हर चीज के बेनिफिट है कुछ। हाँ, तो अब इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है। बस इसमें यह है कि हमें अपने को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सबसे मेन बात यह है। कोई भी बात हो तो आप बता सकते हैं। 74 नंबर। 74। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज तो यूवी फॉर्मूला, उसमें फोकल लेंथ क्या निकाली? 2/2 + 3, तो नेट पावर दोनों की कितनी हो गई? 5। तो नेट फोकल लेंथ 1/5। सेंटीमीटर में बदलो, 1/5 को बदला 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 20 लो। सेंटीमीटर में दिया ना यू और वी, यू 30 सेंटीमीटर है। 75। 75 silvered at curved surface. What distance object be placed to have a real image of the size of the object? सेम साइज की इमेज तब बनेगी जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, क्योंकि सिल्वर करने के बाद उसको मिरर से बदलेंगे। तो मिरर का तो फोकल लेंथ हम, इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, कि फोकल लेंथ नहीं निकल रही इक्विवेलेंट। हाँ, कर्व साइड पे किया है। तो क्या हुआ, कल भी तो हमने क्वेश्चन किया था कर्व साइड पे पॉलिश करने वाला, नहीं किया था? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी कर्व साइड पे किया है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे एक लेंस, लेंस प्लस एक मिरर में, ऐसे करेंगे ना। अब इसकी जो पावर आएगी इक्विवेलेंट, वो कितनी आएगी? 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ इक्विवेलेंट को लिखेंगे -1/f इक्विवेलेंट। ठीक है ना? और ये जो है लेंस की फोकल लेंथ हमें दी, ये तो क्वेश्चन अपन ने कल किया था, इससे एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, सेम ही तो क्वेश्चन किया था कल। तो इसको मिरर में तोड़ना है, मिरर की लेकिन फोकल लेंथ कितनी होगी? R/2। और R कहां से मिलेगा?
कहाँ दिया हुआ है, दिए क्या? अरे हाँ, इसमें तो अच्छा हो गया, चलो आर दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ है, तो रेडियस इसकी 30 है, 30 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी 30, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी मिरर की 15। बस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, कितनी आएगी लेंस की फोकल लेंथ, 1/fl इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1/r1, जैसे लाइट रे इधर से आ रही है तो 1/r1 कितना हो गया इनफाइनाइट, माइनस 1/r2, r2 कितना होगा -30, कितना आ गया ये fl 60 आ गया ना, इसको इसमें पुट कर दो, कितना आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये, तो 2/60 माइनस मिरर की फोकल लेंथ -15 लिखेंगे, कनकेव है ना ये, कितना आ गया ये 1/30 प्लस 1/15, 3/30, 1/10, यानी कि एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया -10, यानी हमें इसको किससे रिप्लेस करना है -10, -10 आ रहा है एफ इक्विवेलेंट, मतलब कौन से मिरर से रिप्लेस करना है कॉनकेव, और कितनी फोकल लेंथ का 10 फोकल लेंथ का, तो कहां ऑब्जेक्ट रखें कि उसी साइज की इमेज बन जाए, सेंटर पे रखें, और सेंटर 2f पर होता है, तो कितना आंसर आ गया इसका, समझ में आया कहां दिक्कत आ रही थी? सिल्वरिंग इधर लिखा है कर्व सरफेस पर, अगर प्लेन पर होती तो। नेक्स्ट 76, 77, 78, 79, two thin symmetric lens, one is converging with refractive index this and diverging with refractive, both lens have same curvature, radius of their surface is equal to 10 cm। thin symmetrical lens, देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि दोनों रेडियस सेम है, इक्वी, जैसे इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव ऐसे, एंड लेंस वर पुट क्लोज टुगेदर एंड सबमर्ज इनटू वाटर, वाटर में इनको डुबो दिया, कोई बात नहीं, तो पहले तो ये समझो कि ये दो लेंस है मेरे पास, एक तो है कन्वर्जिंग और दूसरा कौन सा है डाइवर्जिंग, मतलब एक तो हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा कौन सा हो गया कॉनकेव। अब इसमें एक चीज है कि दोनों को पास पास रखा है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी 1/f1 प्लस 1/f2, अब 1/f1 कितना होगा, लेकिन इसकी बोला है कि ईच सरफेस की रेडियस 10 है, मतलब ये रेडियस भी 10, ये भी 10, इसकी इधर वाली भी 10 और इधर वाली भी 10, समझ में आया, तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लो 1/f1 कितनी आएगी 1/f1, लेकिन इसको वाटर में डुबो दिया पूरे को, तो म्यू लेंस कितना है इसका पहले वाले का कन्वर्जिंग वाले का 1.7, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग वाटर है, पूरे को ऐसे वाटर में डुबो दिया ऐसे, ठीक है ना पूरे को, तो सराउंडिंग कितना हो गया 4/3, 1/r1 जैसे लाइट मान लो इधर से आ रही है तो 1/r1 कितनी है +10, 1/r2 ये आ गया 1/f1, इसी प्रकार 1/f2 आएगा 1.51 अपॉन 4/3 -1, इसमें ये वाला जो लेंस है इसकी भी रेडियस 10 और 10 है, तो पहली वाली रेडियस तो मैं लिखूंगा -10 और दूसरी वाली +10, तो अपना आंसर जो होगा 1/f इक्विवेलेंट का वो आएगा 1/f1 प्लस 1/f। किसी ने किया ये क्वेश्चन? वेरी गुड, कैसे किया? ऐसे किया ना, बहुत अच्छे, ठीक है भाई, समझ में आ गया बाकियों को? हाँ किसमें डाल देते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाले में, उसमें कहा क्या लिखते हैं? देखो वो जो है ना पावर का, वो आपकी बात सही है कि वहां पर अच्छा म्यू सराउंडिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं उससे नहीं आएगा, एक्चुअली वो जो है ना पावर प्लस करते हैं, वो चीज सिर्फ एयर तक के लिए ही है, एक्चुअल में जो ओरिजिनल है ना इक्वलेंट का वो ये है 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, एयर में हम बोल देते हैं कि ये P1 हो गया ये P2 हो गया, तो P1 प्लस P2 हो गया, एक्चुअल जो है ओरिजिनल वो ये है, इससे करो, उससे नहीं आ रहा होगा आंसर, नहीं आ रहा ना, हाँ नहीं आएगा, ये है एक्चुअल इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए, वो तुम बोल देते हैं एयर के अंदर की P1 प्लस P2 कर दो, बाकी में नहीं होगा मीडियम में, बाकी मीडियम में तो यही करना पड़ेगा 1/f1 प्लस 1/f2 विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग निकालना पड़ेगा।
80, 81, 82, 83 बता रहे हैं. नाउ मीडियम ऑन वन साइड इज रिप्लेस बाई मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कॉन्टैक्ट विद द मीडियम इज 20. फाइंड द न्यू फोकल लेंथ. ओके, न्यू फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे जब एक तरफ मीडियम बदल गया, दोनों तरफ सेम नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर. एक लेंस है और उसकी फोकल लेंथ डायग्राम में दिया है 10 है एयर के अंदर, और बोल रहे हैं कि मीडियम ऑन वन साइड. इसका म्यू भी दिया हमें, म्यू नहीं दिया है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट द 20. अब सबसे पहले तो जब ये एयर में रखा है तो इसकी फोकल लेंथ से हम इसकी म्यू निकाल लें, और फिर जब हम मीडियम चेंज करेंगे उसके बाद हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे. अब मीडियम लेकिन दोनों साइड नहीं चेंज किया है, एक साइड चेंज किया है. ऐसे बोला है कि 20 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट में उसकी जो रेडियस है उसका मीडियम चेंज कर दिया. मतलब इधर का मीडियम एयर नहीं है, अब इधर का मीडियम कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 2, और उधर तो एयर ही है अभी भी. अब इसमें क्या फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा. इस क्वेश्चन में शायद कुछ इश्यू भी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है. ये इसमें रेडियस दोनों साइड की गिवन होनी पड़ेंगी तभी होगा ये सॉल्व. देखते हैं. सबसे पहले हम इस लेंस को देखें तो इसमें फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा. तो फिर क्या लगेगा? यस, अलग अलग करना पड़ेगा बेसिक डेफिनेशन से. फोकस की डेफिनेशन क्या है कि पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पर मीट करें वही तो क्या होता है, यही है कि नहीं है डेफिनेशन? बताओ. तो पैरेलल लाइट रे अगर आ रही है एयर से लेंस में जाएंगी तो उसका एक बार इमेज बनेगी, फिर वो दोबारा यहां से जाएगी, तो 2 बार हमें रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा, है ना. बेसिक अप्रोच यही होती है, तो उसी को लगाते हैं. चलो, तो लेंस का म्यू मैंने मान लिया कुछ म्यू एल, तो पहले लगाऊंगा म्यू 2 बाई V1 पहली इमेज माइनस म्यू 1 बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू वन बाई आर. इसकी रेडियस कुछ मुझे नहीं पता, अभी आर मान ली मैंने. अब इसके बाद दूसरी सरफेस पर लगाएंगे सेम यही. तो दूसरी सरफेस पर क्या होगा? ये तो फर्स्ट सरफेस का हुआ. सेकंड सरफेस, तो इस बार लाइट रे जब यहां से निकलेगी तो म्यू 2 तो क्या हो गया 2, और v जो है डिस्टेंस इमेज की, वही तो फोकल लेंथ होगी. एफ डैश मान लेते हैं नई वाली फोकल लेंथ को, ठीक है, पुरानी वाली एफ थी. माइनस म्यू वन कितना हो गया? म्यू लेंस हो गया, और u कितना हो गया? v1 इक्वल टू 2 माइनस म्यू एल बाई आर. इसकी रेडियस कितनी है इधर वाले की? बताओ. 20 है ना, माइनस 20. कोई डाउट इसमें? इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें. क्या आएगा ऐड करने पर? ये देखो, ऐड करने पर ये कट जाएगा. क्या बचा? 2 बाई एफ डैश इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस, या प्लस को या कम करो, चलो प्लस ही कर लो, म्यू एल माइनस 2 अपॉन 20. अब मेरे को 2 चीजें मिल जाए तो आंसर आ जाए, एक तो म्यू एल और एक आर. इधर वाली रेडियस, इधर वाली तो 20 है, ये R1 मिल जाए, मतलब ये पहली वाली रेडियस R1. R2 तो इन उधर रखा है 20 इधर वाली. उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए इधर आएंगे एयर में. एयर में लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मीडियम सेम है. वहां से म्यू एल मिल जाएगा अपने को. कैसे? तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, तो 1 हो गया. 1 बाई R1 इधर की रेडियस, और इधर वाली R2 दूसरी वाली, इधर वाली कितनी है 20, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. बोलो हाँ या ना. अब यहां से मेरे को 2 चीजें तो नहीं मिल सकती, म्यू एल और R1, और 2 चीजें चाहिए, म्यू एल और R1, तब तक आंसर नहीं आएगा. तो इस क्वेश्चन में आंसर जो दिया है वो तो कांस्टेंट वैल्यू दी है ऑप्शन सारे इसके. क्यों? 40 20. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में है, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये लास्ट ईयर भी था मेरे को याद आ गया. इसमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, दोनों ही रेडियस 20 लेनी पड़ेगी अपने को, या फिर म्यू लेंस देना होगा. कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, अदरवाइज नहीं होगा. ये कहां दिया है म्यू लेंस? नहीं दिया है. दोनों रेडियस 20 लेकर के अगर एक बार देखते हैं क्या आता है. अगर मैं दोनों ही रेडियस 20 ले लेता हूँ, R2 तो 20 है, R1 भी 20, तब क्या आ रहा है? म्यू एल कितना आ रहा है? अगर इसको भी 20 मान लू मैं, 1 बाई 10, तो 10 म्यू एल कितना आ गया?
2 आ गया, फिर तो अगर म्यूएल 2 आ गया तो ये तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1 अपॉन 20, एफ डैश कितना आ गया 40। हाँ 40 आ रहा है आंसर। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि इसकी दोनों ही रेडियस 20 है, उसी से आंसर आएगा। क्या? अरे भाई ये बेसिक से ही तो आया है। अरे तो 2 से ही तो आया है ये। 2 इक्वेशन से क्या मिल जाएगा फिर? यही तो चीज मिलेगी। हाँ क्या? हाँ ये एक काम करें, इसकी पूरी की वैल्यू उठा के वहां रख दें। पूरी वैल्यू मिल जाएगी क्या वहां पे अपने को? म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1, यहां से अगर उधर रख दें फिर म्यू एल की वैल्यू कहां से आएगी? ऐसे हो जाएगा? देखेंगे करके, एक सेकेंड। म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1, तो इसको अगर हम ऐसा कर लें, म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1 प्लस म्यू एल माइनस 2 को माइनस वन कर दूं अगर मैं, तो ये ऐसे टूट जाएगा अलग अलग। अब ये जो वैल्यू आ रही है म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1 प्लस म्यू एल माइनस 1 अपॉन 20, तो म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1, हाँ तो म्यू एल माइनस 1 पर 20, सही करो तो 1/10 आ गया ये। आ जाएगा, जरूरत नहीं है। 1/10 आ गया ये, वो वाली वैल्यू वहां से पूरी। सही बात है, 1/10 माइनस 1/20, तो कितना हो गया ये 1/20। सही है, सही कह रहा है, उससे भी हो जाएगा, जरूरत नहीं है। इसको तोड़ करके कर लेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि 2 वेरिएबल तो कहां से मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाते हैं, तो लगता है कि इसको सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अरेंजमेंट ऐसा बैठ जाएगा जैसा कि यहाँ पर, कि ये टर्म मिल गया उससे कॉमन, तो पूरा ही एक साथ ही वो दोनों ही वेरिएबल हट गए एक बार में ही। अदरवाइज तो इक्वेशन देखी जाए तो कितनी है मेरे पास, 1 और 2, और वेरिएबल कितने हैं मेरे पास 3, एफ डैश म्यू एल और R1। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि 2 इक्वेशन हो 3 वेरिएबल हो, होता है। हाँ इसका मतलब ये है कि R1 अपन फिर तो कुछ भी ले लें, R1 तो पूरा हट गया ना यहाँ से। जैसे कुछ और लेके देखें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ बोलो। क्या? हाँ हाँ क्या? ये कैसे हुआ? एक जादुई मंत्र है मेरे पास, क्लास के बाहर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 84। हाँ क्या? सवाल में तो लिखा है एयर में जब रखा है वो। हाँ देखो ना, थिन लेंथ इन एयर। 84 और एस, एस में कहां से 35, 35 बताओ। चले, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फंसाने वाला है, वेरिएबल ज्यादा रखे ऐसे, है ना। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा ये कि क्या हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। चले नेक्स्ट बताए, 35। देखो 35 में तो लेंस के दोनों और मीडियम डायग्राम में दिख रहा है, एक तरफ म्यू 1 है एक तरफ म्यू 3 है, तो इसमें भी फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा, ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे किया, एक तरफ एयर है एक तरफ, तो एक बार ये लिखेंगे म्यू 2 की वैल्यू म्यू 2, म्यू 1 की वैल्यू म्यू 1 हो जाएगी। इधर एयर है, यहाँ पर एयर की जगह म्यू 1 है कि नहीं है। सेम ये वाली तरीका लगाना पड़ेगा। ये तरीका समझ में आ गया कैसे किया, 2 बार अलग अलग कर लोगे अब इसको।
कि दोबारा लिखूं? अरे यही चीज तो लिखनी है इसमें भी, दोनों को ऐड कर देना, ये v1 कट जाएगा। क्यों? 1 की जगह μ1, μl की जगह μ2, और वो जो 2 है उसकी जगह μ3, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। ठीक। 36, 37, 38, 38, 38 में स्पीड ऑफ 0.01, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज एंड लेटरल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ इमेज, यानी स्पीड ऑफ इमेज पूछ रहे हैं क्या? स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला पता है ना, एम स्क्वायर इंटू वी ओ, एक्स डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फॉर्मूले से हो जाएगा ये तो। क्या? लेटरल मैग्निफिकेशन वाला पार्ट, लेटरल वाला, अच्छा हाँ ये पूछ रहा है लेटरल वाला। तो लेटरल वाला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन है ये, पोजीशन एंड लेटरल मैग्निफिकेशन, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड, सेंटेंस को मतलब समझो, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी डीएम बाई डी मैग्निफिकेशन। लेटरल मतलब वो एम ट्रांसवर्स, उसी को लेटरल कहते हैं, उसका डीएम बाई डी पूछा है। और उसका डीएम बाई डी क्या होता है? एफ अपॉन, वेरी गुड, याद है, एफ अपॉन ए प्लस यू स्क्वायर इंटू, और यू याद भी क्या करना है तो हम कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन। और डी यू बाई डी की वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0.01, एफ की वैल्यू दी है, यू की देखो क्या है ये, थर्टी 40, 41, 42, बस। हाँ 45, कौन सा? 42, 42 point where the range meet 5 closer to mounting that holds, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10, इमेज की डिस्टेंस है 15, और एफ चाहिए। समझ में आया? यहाँ तो भी क्लास के बाद बता देंगे ना। 30, 43, 44, 45, 45, 45 दिया था। Point source is kept 150 from a lens on optical axis. Focal length is 100, diameter 3. Find the area of illuminated part. देखो अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखो एरिया निकालने के लिए एक काम करो, क्या? यस, देखो ये लेंस है, इसका डायमीटर दिया है हमें, कितना डायमीटर दिया है इसका? ये डायमीटर, ये वाला, ये दिया ना डायमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ एक स्क्रीन रखी है, स्क्रीन की डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 150 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ भी 100 है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी इमेज बनाओ, इमेज कहाँ रही है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो इमेज कहाँ रही है इसकी? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या इमेज स्क्रीन पे आ भी रही है कि नहीं आ रही है? माइनस 1/u, कितना आ रहा है यहां से? 1/v, 1/100 माइनस 1/50, 1/, हाँ तो v की वैल्यू आ गई 300, यानी इमेज जो बनेगी इसकी 300 पे बनेगी। अब देखो यहां से जो लाइट रे जाएंगी, बहुत सारी लाइट रे होंगी, हम ये जो 2 लाइट रे ले लें एंड पॉइंट पे, वो लाइट रे कहां पर जाकर के मिलेंगी? 300 पर। 300 तो स्क्रीन के पीछे होगा, कितना पीछे होगा? 100। और भी लाइट रे होंगी ऐसी, ठीक है, ये सब की सब जो लाइट रे है वो कहां जा रही होंगी? इमेज पर, ऐसे लाइक दिस। अब स्क्रीन पर कितना एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन सर्किल होता है, लेंस का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है ना, तो ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका एरिया पूछ रहे हैं हमसे, कितना एरिया में लाइट गिर रही है, तो वो एरिया πr² होगा। अब रेडियस कैसे मिलेगी? इसका डायमीटर निकाल लेते हैं अपन। इसका डायमीटर लेट से d' है, तो अब ये ट्रायंगल बन गया, और एक ये ट्रायंगल बन गया, तो सिमिलर है एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं d'/3 इज इक्वल टू छोटे वाले की हाइट 100 और बड़े वाले की 300। d' कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई? 1/2। तो एरिया क्या होगा इसका? πr²।
तो π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका आंसर। ठीक। (46) Find the point where the rays are focused. डायग्राम दिया हो ना इसमें, तो बेसिक से करना होगा। पहली तरीके बनाओ फिर दूसरी बनाओ। आंसर मेरे को चेक कराना है यार। देखो 4 बार मैं कई बार बता चुका हूँ ये सवाल ऐसा करके। अब हर सवाल तो नहीं कर सकता ना मैं। 47 हमने सेम वैल्यूज के साथ क्लास में क्वेश्चन जो किया था ना, क्लास नोट्स का एग्जाम्पल, उसमें हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख दिया था। ये ऑब्जेक्ट देखो 24 पर है, इसकी रेडियस 6 है, इसका 7/4 है, इधर 4/3 है। क्या ये क्वेश्चन और वो सेम है? वैल्यूज भी सेम है। हमने हॉरिजॉन्टल में किया था, इन्होंने, तो सेम आंसर है। बिल्कुल सेम तरीके से 2 बार रिफ्लेक्शन कराओ और उससे इमेज मिल जाएगी। और कुछ? 48 चलो कोई बात नहीं किए जो, वो कर लेना बाद में, है ना। कई बार नहीं हो पाते हैं पूरे क्वेश्चन, इसलिए इसमें बिल्कुल भी 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जितने हम कर सकें उतने करें, रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम कर रहे हैं यही बड़ी बात है, क्योंकि अगर ना ही करते हम बिल्कुल ही, तो भी तो कुछ, क्यों? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या? जितना कर सके उतना करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर लेते हैं सारे, लेकिन ज्यादातर में नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। जब टाइम मिले उनको, जब कभी कर लें हम, ठीक है। करना तो है ही, मतलब कोशिश तो यही रहेगी भाई, ना करें उससे तो अच्छा ही है ना कुछ कर लें। क्यों? निकालो कॉपी, आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्वेश्चन दिया था कौन सा, देखा ना? अच्छा ये वाला 20 और 2, 30 और 2। देखो मैं फिर बता दूं, ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और फॉर्मूले ही काफी ज्यादा, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए इसके चैप्टर खत्म होते ही शॉर्ट नोट जरूर बना लेना, क्योंकि फॉर्मूले इतने ज्यादा फिर हमें लगेगा कि ये पता नहीं इसका फॉर्मूला उसका। ये चैप्टर ही ऐसा है, ये थोड़ा अलग ही टाइप का है। मतलब ये थ्योरी व्यूरी नाम मात्र, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अभी असली फिजिक्स तो चालू होगी, नेक्स्ट चैप्टर जो है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो ज्योमेट्री वाली चीजें हैं, बस मैथ्स जैसा है। क्वेश्चन का आंसर बताएगा कोई? क्या किया किसी ने? अगर 40 किसका आया ये? वेरी गुड। बाकी इधर क्यों भाई, हो गया? चलो चेक कर लेते हैं। बाकी ने नहीं किया कि होमवर्क में टाइम पूरा हो गया? चलो देखते हैं। इस लेंस को कट किया हमने तो 2 पार्ट हो गए इसके। पहले तो उन दोनों पार्ट की फोकल लेंथ कितनी होगी। इसकी ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो 2 पार्ट जब हो गए इसके, उनकी फोकल लेंथ कितनी कितनी होगी बताओ? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनकी फोकल लेंथ 60-60 होगी क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? कल पढ़ा था ना अपन ने। अब हमने किया क्या, इन दोनों को ऐसे उल्टा किया और कैसे एक दूसरे के पास रख दिया इस प्रकार से।
इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे, और बीच में हमने क्या कर दिया, बीच में इसमें ये वाटर फिल कर दिया। अब इस सिस्टम की फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, बता देंगे। अब कितने लेंस हो गए मेरे पास एक प्रकार से? 3। एक तो ये वाला लेंस प्लस एक वाटर लेंस भी तो हो गया ये। अब वो बात अलग है कि इसकी दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रही है, तो क्या हो गया कर रही है, तो वैसे भी तो हम अजम्पशन यही लेते हैं ना कि किसी लेंस की दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। तो अच्छा है ना ये। तो एक तरह का ये जो लेंस है बीच में बन गया, इसको हम एक नया लेंस मान सकते हैं क्या, वाटर लेंस। और उस वाटर लेंस की रेडियस क्या होगी, देखो इस लेंस की जो रेडियस है, ये वाले जो लेंस है ये वाले, इसकी जो रेडियस होगी ये वाली। अब ये तो इक्वी कॉन्वेक्स था, तो ये दोनों रेडियस क्या होंगी, सेम होंगी नहीं होंगी, बताओ। अब जब इसको ऐसे उल्टा किया तो ये जो रेडियस होगी आर और आर, वही तो इसकी रेडियस होगी आर और आर, बोलो। और प्लस एक ये तीसरा लेंस, तो कितने लेंस हो गए एक तरह से हमारे पास, 3। तो 1/f इक्वलेंट जो होगी इस सिस्टम की, वो कितनी होगी, ये 1/f1 इसकी, प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब ये 1, 2 और 3, 1 और 3 तो पता है मेरे को 60 है। इसकी फोकल लेंथ मिल जाए तो अपना काम बन जाए। अब इसकी फोकल लेंथ तब मिलेगी जब मुझे रेडियस मिलेगी। अब रेडियस कहां से आएगी, रेडियस तो ये वही है जो ये वाली है, और ये रेडियस तो वही है जो इसकी रेडियस थी ओरिजिनल लेंस की, बोलो हाँ या ना। तो ओरिजिनल लेंस की रेडियस ही उसकी रेडियस है। तो जो हमारा ओरिजिनल लेंस था कट से करने से पहले, उसके लिए रेडियस फाइंड कर लो। कैसे, 1/fl इक्वल टू म्यू लेंस, इसका हमें दिया था कितना, 2, 1/r1 माइनस 1/r2, कितना हो गया ये, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई। इस यूज कर लेते हैं यहां पर, तो क्या आएगा अपना फाइनल एफ इक्वलेंट, 1/f1 60, 1/f2 ये लेंस मेकर, म्यू लेंस कितना म्यू है इसका वाटर का, 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/r1। r1 इसकी यही होगी ना ये वाली, कितनी आई है, 60 आई है ना आर, लेकिन माइनस माइनस 1/r2 प्लस 60 और 1/f3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही अपना क्या है, इसका आंसर है। कितना आ गया ये, 60, और ये हो गया -2/60 यानी -1/30। तो 4/3 माइनस 1, 1/3 -2/60 प्लस 1/60, कितना आ गया, ये आ गया 90, 1/60 माइनस 1/90, और ये 1/60 तो 2 टाइम्स हो गया ये, कितना आ गया ये, 1/30 माइनस 1/90, 2/90, यानी कि एफ इक्वलेंट कितना आ गई, 45 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वलेंट इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर आया था अभी जो बताया जिसने भी, वेरी गुड। कोई किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी। चलो तो फिर आगे पढ़े। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि आप लोगों को भी कराया जाएगा जब एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे। हाँ होता है ना, क्या होता है देखो, इसको लिखें, इस क्वेश्चन को लिख लिया हो तो, डिस्प्लेसमेंट मेथड।
find focal length of convex lens. डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं इससे. देखो क्या होता है इस मेथड में, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसा होने वाला है. यस, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है. कैसे और किसका? देखो इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्टिकल बेंच होती है, लैब में देखोगे है ना, उसके एक तरफ हम एक स्क्रीन लगा देते हैं. बेंच है, कुछ नहीं है, इस पे लेंस को होल्ड करते हैं, और एक तरफ यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहां पर बीच में एक लेंस को माउंट कर देते हैं, मतलब होल्डर होता है उस पर लेंस रखा होता है, और इसको डिस्प्लेस करते हैं, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, इनको डिस्प्लेस नहीं करते, इनको फिक्स कर देते हैं. स्क्रीन फिक्स है अपनी जगह पर और ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर क्या है, फिक्स. सिर्फ किसको मूव किया जाता है, लेंस को मूव किया जाता है. तो कैसे इसको करते हैं, इसको सबसे पहले लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं और फिर इसको हम धीरे धीरे मूव करते हैं टूवर्ड द स्क्रीन. और जैसे ही इमेज बनेगी स्क्रीन पर, अगर हम इसको चलाते रहें और एक ऐसा पोजीशन आ जाए लेंस की जब स्क्रीन पर इमेज मिल जाए, शार्प इमेज, मतलब हो सकता है कि अभी इस समय पर इमेज इसकी कहीं और बन रही हो, स्क्रीन के आगे या स्क्रीन के पीछे, लेकिन जब स्क्रीन पर ही इमेज आएगी तब हमें रुक जाना है और फिर इसकी डिस्टेंस वगैरह हम मेजर करेंगे. तो पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, देखो क्या करना है इसमें. तो लिखो सबसे पहले, इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन are kept fixed. In this method, object and screen are kept fixed. Object and screen are kept fixed, and lens is moved. Lens is moved towards the screen. Lens is moved towards the screen. Towards the screen. Till image is seen on the screen. Till image is not seen on the screen, मतलब जब तक इमेज नहीं दिखेगी तब तक मूव करेंगे. Till image is not seen on the screen. Image is not seen on the screen, मतलब जब तक इमेज नहीं दिखेगी तब तक मूव करना है. क्या हो गया, सेंटेंस गलत है, सही तो है. मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन टिल इमेज इज नॉट सीन. इमेज जब तक नहीं दिखेगी तब तक इसको मूव करेंगे. एंड व्हेन इमेज इज सीन देन वी स्टॉप. जैसे इमेज दिखेगी तुरंत स्टॉप कर जाएंगे. अब देखो इधर, सपोज यहां पर हमें इमेज दिख गई है स्क्रीन पर, क्या हो गया, यहां पर देखो इधर ऑब्जेक्ट और लेंस को जब मूव करा रहे हैं, तो सपोज एट अ डिस्टेंस x, लिखो नेक्स्ट, सपोज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ऑब्जेक्ट, suppose when lens is at a distance x from object, then image is formed on the screen. Suppose when lens is at a distance x
Suppose lens is at a distance x from object. Then suppose lens is at distance x from object when image is formed on screen. Suppose lens is at distance x from object when image is formed on screen. Suppose lens is at a distance x from object when image is formed on screen. Suppose lens is at a distance x from object when image is formed on screen. ठीक है? अरे भाई अपनी भाषा में लिख लो, भोजपुरी में लिख लो, हिंदी में लिख लो। ये इस समय यहां पर इमेज बन जाती है, मान लो सपोज। अब देखो हुआ क्या, अगर यहां इमेज बन गई, स्क्रीन पर कैसी इमेज बनेगी? हमेशा रियल इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तो ये डिस्टेंस डी हम पहले से ही मालूम होती है, हमें मेजर करके रखते हैं। अगर ये डिस्टेंस और हमें पता चल गई तो फिर ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी? डी माइनस एक्स। तो यहां पर अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो क्या मिलेगा अपने को? v की वैल्यू d माइनस एक्स, u की वैल्यू माइनस एक्स। सही है? इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एक बार देखना चाहते हैं x के क्या होने वाला है। सोल्व करने के लिए एलसीएम ले लेता हूं मैं। ऊपर आएगा x प्लस डी माइनस एक्स, डी एक्स चाहिए मेरे को, देखो तो ऊपर आ गया d, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया इक्वेशन, यहां से x की कितनी वैल्यू मुझे मिल सकती है? पक्का हो सकता है एक भी ना मिले। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, बट जरूरी है क्या हमेशा ही 2 ही रूट हो? ऐसा भी तो हो सकता है एक भी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ एक ही हो। ये किस पर डिपेंड करता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट पर। यस और नो? तो यहां से भी 3 केस बनेंगे। देखो कौन कौन से 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो 0 से कम हो, लेस देन 0। क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट? अच्छा पहले इसका अगर हम रूट निकालें x, तो रूट क्या आएगा इसका? x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे बोलो सही है क्या? अब x की वैल्यू जो आएगी वो डिपेंड करेगी डिस्क्रिमिनेंट पर। तो मैं यहां पर 3 केस बना रहा हूं। देखो 3 केस बनाना है अपन यहां पर। कौन कौन से? केस 1, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका डी स्क्वायर माइनस 4df लेस देन 0 हो जाए। इस केस में क्या होगा x? अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा x? अरे इमेजिनरी हो जाएगा ना। अरे जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो x क्या इमेजिनरी होगा क्या? इसका क्या मतलब हुआ इमेजिनरी होने का? इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर इमेज ही नहीं बन रही। ऐसा कब होगा? डी स्क्वायर माइनस 4df लेस देन 0, जब इसमें से d कॉमन ले लो, d माइनस 4f लेस देन 0। अब d तो लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो यही लेस देन 0 होगा। d माइनस 4f लेस देन 0 यानी d लेस देन 4f, यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस अगर 4f से कम है तो लाइट रेज जो है वो स्क्रीन पर इमेज नहीं बनाएंगी x के किसी भी वैल्यू के लिए। x इमेजिनरी आ रहा है, इमेजिनरी का मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस 4f है, देन यहां पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? देयर विल नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन 4f। क्योंकि स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है? रियल। और ऑब्जेक्ट तो हमने रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? इमेज रियल बनती है स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल।
तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनेगी अगर उनके बीच की डिस्टेंस किससे कम हो जाए, 4f। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4f। और ये 4f वाला केस वो तो होता है जब उधर ऑब्जेक्ट 2f पे रखते तो इमेज कितने पर बनती है, 2f। तो ये एक पॉइंट याद रखने का है। इसका एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद डायरेक्ट, कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के लिए मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच में कितनी होनी चाहिए, 4f। क्योंकि अगर d लेस देन 4f हो गया तो उसमें लिख लो देयर विल नॉट बी रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर एनी पोजीशन ऑफ लेंस, क्योंकि x आ ही नहीं रहा हमारे पास, x तो इमेजिनरी आ जा रहा है। फॉर एनी पोजीशन ऑफ लेंस if distance between object and image, या फिर बोले distance between them is less than 4f। मतलब कहने का मतलब यह है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी नहीं अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 4f से कम हो। हाँ 4f वो सेंटर वाला है। किसका मैग्नीट्यूड, नहीं मैग्नीट्यूड है ये सब, साइन कन्वेंशन तो ऑलरेडी हो गया है यहाँ पर। ये देखो f में तो प्लस ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। और केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब होगा, d इक्वल टू 4f। अच्छा इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो, इस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, वहां से देखो ना x की वैल्यू कितनी आएगी, d/2, और d कितना है 4f, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2f। इसका मतलब समझे, x की वैल्यू 2f हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है इनके बीच में लेंस की एक ही पोजीशन है, क्योंकि x का एक ही रूट आ रहा है, तो एक ही पोजीशन, और वो पोजीशन कौन सी है, d/2। d/2 मतलब बिल्कुल मिड में, मिड में जब लेंस होगा दोनों के, स्क्रीन के और ऑब्जेक्ट के, तब हमें रियल इमेज मिलेगी। और कितनी डिस्टेंस होगी इस केस में ऑब्जेक्ट की लेंस से, d/2, और स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस भी d/2, और d कितना है 4f, यानी कि ये d/2 कितना हो गया 2f। यानी स्क्रीन और लेंस के बीच में डिस्टेंस 2f, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में भी डिस्टेंस 2f। और ये तो वो वाला केस होता है 2f वाला, याद है 2f वाला, 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है 2f पर, बोलो हाँ या ना। तो ये है केस 2, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनानी है तो उनके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उन दोनों के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए 4f। कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने और उनके बीच में डिस्टेंस 4f से कम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं, लेंस, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, d/2 का मतलब मिड पॉइंट हो गया ना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का बीच का पॉइंट d/2। नहीं लेंस के सेंटर का बोला मैंने, लेंस में तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2f डिस्टेंस बोला, मतलब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसका जो सेंटर है वहां पर लेंस होगा, d/2 आ रहा है ना x। ये वाला पॉइंट यहां पर दोबारा से लिख लेना, क्या क्या, सो डिस्टेंस बिटवीन, नहीं मिनिमम डिस्टेंस real object and its real image is 4f। ये ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी 4f, इससे कम नहीं हो सकती।
4f से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 4f से कम कर दिया अगर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, तो लेंस की कोई भी पोजीशन नहीं आ रही, इमेजनरी आ रही है एक्स। समझे? इसका मतलब मिनिमम ऑब्जेक्ट और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच? 4f। और केस 3 क्या बचेगा? केस 3 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी d ग्रेटर देन 4f। इस बार x के कितने वैल्यूज आएंगे? 2 वैल्यूज आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा जैसे x1, कितना आएगा x1? वो भी लिखा था ना अपन ने, d प्लस माइनस, तो माइनस ले लेता हूं मैं पहला, डी स्क्वायर माइनस 4df/2, और एक बार यहां प्लस माइनस में प्लस ले लो, तो कितना आएगा x2, दूसरा रूट x का, d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df/2। समझे? तो x की 2 रूट आ रहे हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? लेंस की कितनी पोजीशन के लिए मुझे इमेज मिल रही है स्क्रीन पर? 2। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक पोजीशन तो लेंस की ऐसी आ रही है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? x कहां से है? ऑब्जेक्ट से है ना, x1 है, तब यहां मुझे एक इमेज मिल रही है I1। एक x2, x1 से देखो बड़ा है, प्लस है यहां पर, तो एक लेंस की ऐसी पोजीशन आ रही है जिसमें लेंस की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी है? x2 है, तब यहां मुझे एक दूसरी इमेज मिल रही है I2। बोलो हाँ या ना? अब ये जो केस है ये बहुत जोरदार केस है। इसमें हम एक ऑब्जर्वेशन बताते हैं क्या, कि ये जो फर्स्ट वाली जो पोजीशन है लेंस की, जो x1 डिस्टेंस पर है, यहां पर इमेज की डिस्टेंस कितनी है लेंस से? d माइनस x1 होगी। इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? d माइनस x1 होगी। और d माइनस x1 कितना आएगा? d में से x1 घटाओ, ये d में से x1 घटाओ तो 2d माइनस d, तो ये आ जाएगा d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df/2। बोलो हाँ या ना? और दूसरे वाले केस में लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी है? d माइनस x2, कितना आएगा? d में से x2 घटाओ, तो क्या आएगा? बोलो ये यही आ रहा है क्या? इसका मतलब समझे यहां क्या हो रहा है? ये वैल्यू तो इसके बराबर है, और ये वैल्यू, मतलब पहले केस में जो लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो दूसरे केस में लेंस से इमेज के बराबर है। पहले केस में जो लेंस से इमेज की डिस्टेंस है वो दूसरे केस में लेंस से ऑब्जेक्ट, मतलब ये दूसरे केस में जो लेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x2, ये x2 ही तो है, देखो ना इनको। अरे ये इक्वल नहीं है क्या? मतलब पहले केस में बच्चों जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है ना वो x2 है, और दूसरे केस में जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है वो, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंटर चेंज हो रहा है, किसका? ऑब्जेक्ट और इमेज। मतलब पहले वाली पोजीशन लेंस की जब है तब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 है, इमेज की x2 है, और दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट की x2 है और इमेज की x1 है। तो ये क्या हो रहा है? क्यों भाई, क्या हो रहा है इधर? वेरी गुड, बेटर। तो यहां पर इंटरचेंज हो रहा है, मतलब समझे? जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कुछ मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 है, इमेज की मान लो 60 है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट की 60 कर दोगे तो इमेज की कितनी हो जाएगी? 30। इंटरचेंज हो जाती है डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज की। लिख लो इसको। अच्छा, इससे क्या निष्कर्ष निकला अपना फाइनल एक्सपेरिमेंट का? क्या वो क्या है लास्ट रिजल्ट? देखो लास्ट रिजल्ट देख लो, पहले इसको एक बार बना लो। ये मिटा दो इधर से, चल दे, लिखो। हाँ बिल्कुल, वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कारण ही होता है ऐसा। इसको जल्दी से लिख लो, मैं उधर से मिटाने वाला हूं। हाँ क्या?
कम कैसे करूं? बच्चों लिख लो जल्दी से। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन देखते हैं क्या। बैठा दो, हाँ बैठा दो। कौन बोला ये? हाँ? लिखो चुपचाप, है ना। हाँ, फाइनल कंक्लूजन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये जो लेंस की देखो दोनों पोजीशन है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेंस का? डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस between its both positions, between its both positions when it is forming image. बता सकते हो मेरे को डायग्राम देख के कितना होगा? x2, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। x2 माइनस x1, और x2 में से x1 माइनस करो तो जरा, दिस माइनस दिस, वेरी गुड वेरी गुड, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4d। अब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं, डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो f कितना आ गया यहां से? कैपिटल डी स्क्वायर। ये है इसका फाइनल रिजल्ट जो हमें याद रखना है। ये कैपिटल डी हमें पहले से पता होता है, स्मॉल डी हम एक्सपेरिमेंट से मालूम कर लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं, हमें फोकल लेंथ मिल जाती है। लिख लो, दिस इज फाइनल रिजल्ट। वेरी गुड, बिल्कुल कह सकते हैं। x1 प्लस x2 डी के बराबर है, दिख ही रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। कई बार क्या होता है वो कंफर्म करना पड़ता है ना। खाना खाते टाइम सामने रोटी हो तो कंफर्म कर लेने के बाद फोन से कि रोटी है ना, है ना। क्या इधर वाला? अब देखो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। बताऊं? देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं यहां पर। क्या क्या? जैसे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा यही हुआ। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंज for both position of lens, for both positions of lens। जो दोनों पोजीशन है ना उसमें इंटरचेंज हो जा रही है। ठीक है, ये चीज हमें यहां पर साफ साफ दिख रही है। दूसरी चीज जो साफ साफ तो नहीं दिख रही है लेकिन मैं बता देता हूं
कि पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा जब इस फर्स्ट वाली पोजीशन में, यहां पर मैग्निफिकेशन m1 मान लेता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन v बाई यू। अरे बोलो ना, v कितना है पहले वाले पोजीशन पर x2, u कितना है -x1। दूसरी वाली पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा x1 अपॉन -x2। अब एक चीज देखो, m1 और m2 जो है इनका प्रोडक्ट 1 है, हाँ या ना। यानी कि फर्स्ट पोजीशन के लिए और सेकंड के लिए मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना है 1। और मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। जैसे पहले वाले में इमेज की हाइट h1 है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमने फिक्स है ho। दूसरे वाले पोजीशन के लिए इमेज हाइट मान लेते हैं कितनी है h2। अच्छा, अगर ये देख करके मुझे बताओ i1 की हाइट ज्यादा होगी कि i2 की ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ v ज्यादा है u से और यहाँ v कम है u से, तो v ज्यादा है u से तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा, यानी ज्यादा बड़ी हाइट की इमेज होगी, यस और नो। और h2 अपॉन ho इक्वल टू 1, तो क्या यहां से अपन कह सकते हैं ho स्क्वायर बराबर h1 इंटू h2, और ho बराबर कितना हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ना, दोनों जो पोजीशन है उनमें इमेज की हाइट का ज्योमेट्रिकल मीन है। क्या है? ज्योमेट्रिकल, पता ना ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये है हमारा एक और ऑब्जर्वेशन। बस यही इतना ही इसमें हमको पढ़ना था डिस्प्लेसमेंट मेथड में। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला याद रखें, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो ये दो बातें याद रख लेना, क्वेश्चन हो जाएगा इससे भी। कौन कौन सी बात? एक तो इंटरचेंज वाली बात, और दूसरा m1 इंटू m2 बराबर 1। इससे हम इसको कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्वेश्चन है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस if distance between, find focal length of lens if distance between two positions of lens, if distance between two positions of lens if distance between two positions of lens for which image is obtained on a screen, for which distance between two positions of lens for which image is obtained on a screen is 20 सेंटीमीटर, is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे करें? कैसे करें? क्या दिया है हमें? कैपिटल डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है?
स्मॉल डी दिया और क्या पूछा है, फोकल है। तो अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है तो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d हो गया। बस इसके इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैपिटल डी यानी 100 का स्क्वायर, स्मॉल डी यानी कि 20 स्क्वायर, लेंस की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है ना, अपॉन 4d। डी की वैल्यू कितनी, 100। इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। बस खत्म। अब कोई बोले कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, मान लो, फिर कैसे करेंगे? अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो बेसिक मेथड, हमें बस हमारे दिमाग में ये वाली चीज सेट हो गई कि इंटरचेंज हो जाती है, इसी से काम बन जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जैसे लेंस की पहले इनिशियली यहां से डिस्टेंस x1 है और ये x2 है, तो दूसरे वाले केस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस x2 हो जाएगी और इमेज की x1 हो जाएगी। बोलो यस और नो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला, ये डिस्टेंस, यही तो d है। अरे यस और नो। तो ये d जो है वो कितना है, डायग्राम से ही दिख रहा है, x2 माइनस x1। अरे यस और नो। और x2 माइनस x1 कितना है, 20। एंड इमेज जो है स्क्रीन पर और ऑब्जेक्ट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100। तो वो x1 प्लस x2 हो गया, वो कितना है, 100। अब मेरे पास दो वेरिएबल और कितनी इक्वेशन, दो। इनको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो 2x2 बराबर 120, तो x2 तो आएगा 60 और x2 60 आ गया, तो x1 कितना आएगा, 40 आएगा, आएगा ना। और जब मेरे पास x1 x2 आ गया तो फोकल लेंथ कैसे आएगी, 1/f। यहां या यहां कहीं भी लेंस फॉर्मूला लगा दो, यहां लगा दो 1/v, v तो हो गया x2 माइनस 1/u x1, वो तो प्लस ही आएगा हमेशा, चाहे यहां लगाओ। x2 की वैल्यू 60, x1 की वैल्यू 40। इसको सोल्व कर लो, सेम आंसर आ गया। क्यों, समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन करके बताना मेरे को, ठीक है? दो क्वेश्चन। हम्म, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू, लिखो। इमेज हैविंग साइज 4 टाइम्स, क्वेश्चन, image having size 4 times, image having size 4 times the size of object, image having size 4 times the size of object is obtained on screen, is obtained on screen, is obtained on a screen in displacement method, in displacement method. If now lens is shifted by 20 centimeter towards the screen, if now lens is shifted by 20 centimeter towards the screen, then again, if now lens is shifted by 20 centimeter towards the screen, then again a sharp image is obtained on screen. Then again a sharp image is obtained on screen. Find focal length of lens. Find focal length of lens. बताओ कैसे करेंगे इसको आप?
अब इसमें तो फॉर्मूले से काम नहीं होगा। होगा? स्मॉल डी दिया हुआ है 20, लेंस की एक पोजीशन पर इमेज मिल रही है 4 टाइम, फिर उसको दोबारा स्क्रीन की तरफ ले गए 20, तब दोबारा इमेज मिली, है ना? 2 पोजीशन के लिए मिलती है ना इमेज, 2 के लिए तो मिलती है ना। क्वाड्रेटिक के 2 ही तो रूट होते हैं ना, 2 ही तो आए थे एक्स। कैसे करें इसको? हम्म हम्म हाँ, M1 इंटू M2 से करो एक बार कोशिश। हम्म इसका आंसर नहीं, इतना तो नहीं आएगा। हम्म 80 भाई, 18 की 80, देखते चेक करते हैं। 16/3, हाँ सही है 16/3। बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमें बोला गया कि सबसे पहले कि लेंस की एक कोई पोजीशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, वो बोला 4 टाइम्स वो बन रही है इमेज, मतलब अगर ये एच है, एच हो, तो ये कितनी इमेज है? 4H हो। बोलो यस और नो। ये हमें दिया गया, मान लेते हैं ये x1 है और ये कितना है? x2। और फिर हमें बोला गया कि इसको दोबारा स्क्रीन की तरफ ले गए, दोबारा ले गए, ठीक है, थोड़ा सा और ले गए, कितना थोड़ा सा? 20, फिर अगेन इमेज बनी। अच्छा, ये वाली इमेज तो छोटी होगी ना उस वाली इमेज से, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। तो सबसे पहली चीज तो साफ साफ दिख रहा है कि x2 माइनस x1 कितना है? बताओ। 20 है। अरे हाँ या ना? और 4 टाइम्स है, इसका भी यूज करो, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 20, ये तो हमें दिख रहा है। और हमें ये बोला है कि मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स हो गया एक तरह से। तो फर्स्ट वाली जो पोजीशन है लेंस की, फर्स्ट पोजीशन जो लेंस की है, उसमें मैग्निफिकेशन m1 कितना है? बोलो। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -4 है। माइनस तो उल्टा होता है ना, इक्वल टू v बाई यू, और v x2, u क्या? -x1। तो यानी x2 बराबर कितना आ गया? 4x1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सोल्व कर लो। क्या आएगा दोनों को सोल्व करके? 1 और 2 को। x1 तो आ गया 20/3 और x2 आ गया 80/3। रही बात फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ 1/f 1/v माइनस 1/u, ऐसे इधर किया था, तो 1/x2 प्लस 1/x1 कितना आ गया? ये 1 ये 3/20, तो सही आएगा आपका 3/80 प्लस 3/20, चॉप 15/80, और इसको उल्टा कर दें तो एफ आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। वही डिफरेंस x2 माइनस x1, 20 बोला है क्वेश्चन में, शिफ्ट किया है, मैग्निफिकेशन 4 बोला है, तो मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है। यहां से x1 x2, मेरे को 2 इक्वेशन से x1 x2 मिल गए, और एक बार x1 x2 मिलने की देर है बस,
यू और वी मिल गए तो इमेज, तो फोकल लेंथ तो आ ही जाती है। क्यों? तो यही होता है इसमें। क्यों, बोलो, समझे? चलो तो एक क्वेश्चन और दूं फिर, लिखो। कर लोगे डिस्प्लेसमेंट मेथड? चलो तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो। लिखो रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस for two positions of lens is, ratio of size of images for two positions of lens is 3:1, 3:1, and distance between both positions of lens is 20 centimeter, and yes लिखो, and distance between object and screen is, and distance between object and screen is 100 centimeter, 100 centimeter. Distance between object and screen is 100 centimeter. Then find focal length of lens. Then find focal length of lens. ये काम करो, रेशियो को 3, वो थोड़ा कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी, उसको 4:1 कर लो, वो कैलकुलेशन में सही रहेगा। वो 3:1 की जगह 4:1 कर लो। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, करके लाना, ठीक है? अभी लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ा दिया था क्या है? चलो तो लेंस में यही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन, लास्ट टॉपिक ऑफ जेईई एडवांस सिलेबस। फिर जेईई मेन सिलेबस के हैं कुछ, वो आई डिफेक्ट और वो सब, है ना? डर गया मैं तो यार, ऐसे कौन आंसर बताता है? देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो किया होगा तो, ऐसे ही किया होगा तो सही आया होगा, वैसे तो उम्मीद है मुझे, है ना? विश्वास है मुझे तुम सब पर कि देखते हैं। हाँ लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, dispersion of light क्यों कर ले विश्वास कि हम में से बहुत लोग आईआईटी में जाएंगे, हैं? चलो डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखो, क्या मतलब होता है डिस्पर्जन का, कि जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट, तो ऐसा देखा जाता है, अभी तक जो हमने पढ़ा पूरा रिफ्रैक्शन लेंस का, वो सिंगल कलर की लाइट के लिए था, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। एक्चुअली में अगर व्हाइट लाइट यूज की जाए, क्या यूज की जाए रिफ्रैक्शन में, तो ऐसा देखा जाता है, जैसे ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये मान लो एयर से किसी मीडियम में आ रही है, जैसे वाटर में आ रही है, अभी तक जो पढ़ रहे थे सिंगल कलर का पढ़ रहे थे, लेकिन अगर व्हाइट लाइट हो तो उसमें ऐसा देखा जाएगा कि वो कलर्स में टूट जाएगी, मतलब ये जैसे ऐसे जा रही थी सीधी, अब व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट कलर्स होते हैं विब के, और पता है
उसमें वॉयलेट से लेकर रेड के बीच में ये जो कलर्स होते हैं इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ना जो डिफरेंट कलर्स, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। VIB। वैसे तो और भी कलर होते हैं, साथ ही होते हैं क्या? इसमें भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि हर वेवलेंथ का अलग कलर होता है। कलर जो होता है ना वो वेवलेंथ से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? वेवलेंथ से होता है। अभी लिख लेंगे सारी चीजें, डोंट वरी, समझ लो पहले। वेबग्योर। तो यहां पर जैसे ब्लू है, ब्लू में भी कई सारे ब्लू होते हैं कि नहीं होते हैं? हजारों लाखों ब्लू होते हैं ब्लू में भी। ग्रीन में भी हजारों लाखों ग्रीन, येलो में भी, ऑरेंज में भी, रेड में भी कई सारे रेड। क्यों भाई? तो ये मेन मेन कलर्स हैं। तो जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जैसे कि ये लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ये ठीक है वैक्यूम एयर से आ रही है, एयर को हम ऑलमोस्ट वैक्यूम ही मानते हैं। तो क्या होगी ये, जब डिविएट होगी, बैंड होगी, तो सबसे ज्यादा वॉयलेट वाला कलर बैंड होता है और सबसे कम रेड। बाकी कलर इसके बीच में होंगे। ये बाकी कलर है ना, बाकी कलर मेरे पास है नहीं, बाकी कलर है ना, VIBGIOR। मतलब वो जो एक रे थी या एक बीम थी वो स्प्लिट हो गई। क्या हो गई? वो स्प्लिट हो गई कलर्स में। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। तो ये कब होता है डिस्पर्जन? रिफ्रैक्शन में। कब होता है? रिफ्रैक्शन चाहे हमारा किसी प्लेन सरफेस पर हो रहा हो, चाहे हमारा रिफ्रैक्शन प्रिज्म से हो रहा हो। जैसे प्रिज्म है, यहां पर क्या 2 बार डिविएशन होता है तो अच्छा डिस्पर्जन होता है। ये वाला तो बहुत कम होता है, वो ऑलमोस्ट दिखता नहीं है, मतलब है हमारी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, वो इतने पास पास रहेंगे वॉयलेट रेड कि वो हम उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, वो एक साथ कंबाइंड ही लिखेंगे। और जब सारे कलर एक साथ दिखते हैं तो वो हमें फिर कैसा दिखता है? व्हाइट। सारे कलर अगर एक साथ कंबाइन हो जाए तो हमें कैसा कलर दिखता है? हमारे माइंड को व्हाइट लगता है वो। लेकिन प्रिज्म में क्या 2 बार डिविएशन होगा, यहां पर भी होगा और वहां पर भी होगा, बढ़िया से हमें कलर देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होता है? वॉयलेट। तो यहां 2 बार डिविएट हुआ, ये रेड है, तो यहां पर काफी अच्छा सेपरेशन आ जाएगा, ठीक ठाक, तो एकदम रेनबो जैसे कलर्स देखने को मिलेंगे। बाकी कलर इसके बीच में होंगे, तो यही हमारा कहलाता है डिस्पर्जन। अब वॉयलेट का ही क्यों होता है ज्यादा? वेवलेंथ इसकी सबसे कम। देखो इसमें इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, तो इधर आने पर वेवलेंथ घटती। और ऐसा देखा गया है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना वो कम में बैंड होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है ज्यादा होता है। मतलब म्यू जो है ना, म्यू वो इनवर्सली होता है लैम्डा के, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक व्यक्ति थे कोची, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से, जिसको कोची फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, क्या होता है वो कोची फॉर्मूला? कोची काउची, कर लो अपने हिसाब से प्रोनाउंस। बट ऐसे किसी के नाम की देखो हंसी नहीं उड़ाते, है ना। A+B/λ²। यहां पर A और B क्या है? कांस्टेंट है। A और B क्या है? कांस्टेंट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो यहां पर ये जो रिलेशन इन्होंने दिया वो ये बताया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना उसका म्यू कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होती है उसका म्यू ज्यादा। अब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्शन एंगल, जैसे मैं यहाँ स्नेल लॉ यूज करूं, देखो इधर साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। अब व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट सभी का कॉम्बिनेशन है, तो सभी कलर्स का आई तो सेम है, लेकिन इधर जाने पर जिसका म्यू ज्यादा होगा, यहां से क्या हम देख सकते हैं कि उसका आर कम होगा। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका होता है? इसका म्यू इधर की तरफ बढ़ता है और उधर जाने पर म्यू घटता है। तो सबसे ज्यादा म्यू किस कलर का होता है? वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर जो है उसका म्यू ज्यादा होगा तो आर कम होगा, आर कम होगा तो वो नॉर्मल के सबसे पास होगा। देखो सबसे पास कौन सा कलर है नॉर्मल के? वॉयलेट। और नॉर्मल के सबसे पास है यानी कि वो बहुत ज्यादा डिविएट हुआ है, सबसे ज्यादा। इसका जो डिविएशन है वॉयलेट का वो यहां से यहां तक का एंगल है डेल्टा वी, और रेड का डिविएशन यहां से यहां तक है। तो किसका ज्यादा डिविएशन हुआ बोलो? वॉयलेट का ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस।
तो लिख लें क्या होता है डिस्पर्जन, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors, angular splitting of white light into its component colors during refraction, during refraction during refraction is called dispersion, is known as dispersion. Angular splitting of white light into its component colors during refraction is known as dispersion. Angular splitting, angular splitting मतलब समझे? उसी डायग्राम को मैं इधर थोड़ा दोबारा बना दूं, अगर वो कलर्स को मैं थोड़ा दूर दूर लेके, देखो इधर ये जो है सबसे, ये जो लाइट आई है ऐसे सीधी जा रही थी, अगर ये मीडियम नहीं आता तो ऐसे चल रही होती। अब हुआ क्या, बैंड होती है लाइट रे मीडियम चेंज होने पर, तो सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर हो रहा है, वोयलेट, और सबसे कम बैंड कौन सा हो रहा है, रेड। ये ध्यान रखना। तो ये एंगुलर, इनके बीच में एंगल बन गया ना एक, अरे ये एंगल बना कि नहीं बना इनके बीच का, थीटा, ये दोनों के बीच में एंगल नहीं बन रहा, यहां भी बनेगा। अगर इसको मैं पीछे ले जाऊं वोयलेट को और रेड को, तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एंगल थीटा। तो इनके बीच में कुछ जो एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई है, इसको ही कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? अच्छा, इसका रीजन क्या है डिस्पर्जन का, इसका रीजन भी लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, रीजन ऑफ डिस्पर्जन इज दैट, रीजन ऑफ डिस्पर्जन इज दैट refractive index of a medium for different colors is different. Refractive index of a medium, region of dispersion is that refractive index of a medium for different colors is different. Region of dispersion is that refractive index of a medium is different for different colors. इसका मतलब अभी तक हम जो बोल रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का प्रॉपर्टी है, जैसे हम बोलते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो ये 4/3 एक्चुअली एवरेज है सभी कलर्स का। हम बोलते हैं ना वाटर का 1.3 है, जैसे हम बोलते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, या किसी का कुछ और है, तो वो एवरेज होता है बेसिकली। एक्चुअली में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर प्लस मीडियम दोनों की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी है? कलर प्लस, जैसे एक मीडियम में भी अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग। और जब अलग अलग होगा तो अलग अलग कलर की स्पीड भी क्या होगी? अलग अलग। तो एक ही मीडियम में डिफरेंट कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। जब सबका म्यू अलग होगा तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा तो सबका डिविएशन भी अलग होगा, यस और नो? और जब डिविएशन अलग होगा तो उनके बीच में क्या एंगुलर स्प्लिटिंग हो जाएगी इस तरह से, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। समझ में आया? अब क्या होता है म्यू, लिख लेना यहां से, ये कॉची फॉर्मूला, जैसे कि एग्जांपल प्रिज्म वाला मैंने बनाया इधर, कहीं भी जाए, रेयर टू डेंसर जाए, डेंसर टू रेयर, उससे मतलब नहीं है। हाँ कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि सबका अर्थ तो अलग अलग होगा, म्यू अलग होगा। तो अभी तो एयर से आ रही है ना, क्योंकि एयर में तो सबका म्यू 1 होता है सभी कलर का। एयर से किसी भी मीडियम में जाएगी तब होगा डिस्पर्जन। क्या? कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, ये कोई फिक्स थोड़ी होगी, जैसे हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। नहीं, ये तो क्वेश्चन में ये चीज पूछेंगे ही नहीं, ये तो ऐसे ही जस्ट बस अपने जानने के लिए है, ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बस ये जानने के लिए कि वेवलेंथ बढ़ने पर म्यू कम होता है। ठीक, अच्छा, और ये बात नहीं। अब ये जो डिस्पर्जन होता है, इसको बताने के लिए कि भाई कितना डिस्पर्जन हुआ, जैसे प्रिज्म में ज्यादा हो गया, ज्यादा दूर दूर हो गए, तो उसको बताने के लिए हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? जैसे कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एंगल बिटवीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कलर मतलब
कौन से एक्सट्रीम कलर? ये वॉयलेट और रेड. एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स इज called angle of dispersion. Angle between extreme colors is called angle of dispersion. और बच्चों ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा इसको हम क्या लिखेंगे फिर? थीटा को. थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहां से खुद से ही हम देख के बता सकते हैं. जैसे ये लाइट इधर जा रही थी तो ये इसका डिविएशन हुआ रेड कलर का, ये डिविएशन हुआ वॉयलेट कलर का. तो थीटा को क्या हम डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा लिख सकते हैं क्या? लिख लो इसको. थीटा इज डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा. ये होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन. इससे पता चलता है कि कितना डिस्पर्जन होगा. और एक जो है टर्म और यहां डिफाइन की जाती है, डिस्पर्जिव पावर. क्या? डिस्पर्जिव पावर. वो भी लिख लो. डिस्पर्जिव पावर ओमेगा से इसको लिखते हैं. डिस्पर्जिव पावर ये लिख लेना. इट इज डिफाइंड एज angle of dispersion per unit mean deviation. It is defined as angle of dispersion per unit mean deviation. It is defined as angle of dispersion per unit mean deviation. क्या? Per unit mean deviation. ठीक है ना? पर यूनिट मीन डिविएशन. थीटा अपॉन डेल्टा. इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में, रेडियन में. ठीक है. मीन डिविएशन क्या है? मीन डिविएशन, मीन मतलब एवरेज. एवरेज किसका? वॉयलेट और रेड दोनों का एवरेज. नहीं, एक्सट्रीम कलर्स का एवरेज होता है. और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है येलो कलर के. विबग्योर में जो वॉयलेट और रेड जो है एक्सट्रीम कलर्स हैं, और जो मीन कलर है वो येलो कलर होता है. येलो कौन सा कलर? येलो. ये येलो कलर मीन कलर होता है. तो मीन डिविएशन जो होता है येलो का होता है. तो अभी तक भी हम जो पढ़ रहे थे वो सब मीन ही पढ़ रहे थे. मीन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन डिविएशन. और मीन कौन होता है? येलो. तो येलो के हिसाब से हम बात कर रहे थे अभी तक सारी. अब देखो डिस्पर्जन जो है इसको कुछ वो देखते हैं कि कितना होता है. इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं. प्रिज्म के लिए, लेंस के लिए, स्लैब के लिए. ठीक है. देखो एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन. एक देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन. लिखो एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन. जैसे डिस्पर्जन बाई प्रिज्म. डिस्पर्जन बाई प्रिज्म. जैसे प्रिज्म का डिस्पर्जन हम क्या होगा वो देखना चाहते हैं. बाई थिन प्रिज्म. प्रिज्म नहीं, थिन प्रिज्म. बड़े प्रिज्म में तो क्या है, फिर वो डिविएशन निकालने में दिक्कत आती है. एंगल पर डिपेंड करता है वो. इसलिए यहां पर थिन प्रिज्म का ही हमारे सिलेबस में भी हमसे पूछा जाता है. थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म का डिविएशन जो होता है म्यू माइनस वन ए होता है. याद है? म्यू माइनस वन इंटू ए होता है. याद है? म्यू माइनस वन ए. और बड़े मोटे प्रिज्म का आई प्लस ई वाई. तो आई पर डिपेंड करेगा ना. हाँ, तो वो थोड़ा आई पर हर सब फिर अलग अलग होगा. उसमें बड़ी थोड़ा दिक्कत आ जाती है ना. आई के हिसाब से होता है. इसमें आई का कुछ नहीं है ना. तो इसमें थिन प्रिज्म का डिविएशन क्या होता है, वो क्या होगा? डिस्पर्जन. देखो जैसे हमारे पास एक थिन प्रिज्म है. थिन है, थिन.
थिन प्रिज्म, इसका डिस्पर्जन एंगल क्या होगा? सबसे पहली चीज तो बात करूं, डिस्पर्जन एंगल थीटा। तो देखो थीटा भी हमने पढ़ा कि जैसे लाइट ऐसे जा रही है, ये डिविएट हो जाएगी वोयलेट और रेड पे, तो थीटा क्या होगा? डेल्टा वोयलेट माइनस डेल्टा रेड। सबसे ज्यादा डिविएट वोयलेट और सबसे कम डिविएट रेड, इनके बीच का एंगल जो बनेगा वही तो क्या होगा? ये डिविएशन रेड का है, ये डिविएशन वोयलेट का है, तो इनके बीच का एंगल थीटा। देखो किसी का भी हो, थीटा हमेशा याद रखो डेल्टा वोयलेट माइनस डेल्टा रेड। अब डेल्टा वोयलेट क्या होगा? प्रिज्म का डेल्टा हम जानते हैं क्या होता है, म्यू माइनस 1 × ए होता है, नहीं होता? तो बहुत सिंपल है प्रिज्म का थीटा कैलकुलेट करना। इसमें हम लिखेंगे म्यू वोयलेट माइनस 1 × ए, वोयलेट का म्यू, सभी कलर का म्यू अलग, वो गिवन रहता है हमें। म्यू रेड माइनस 1 × ए कॉमन आ गया, क्या बच गया इसमें? म्यू वोयलेट माइनस म्यू रेड × ए। ये होता है इसका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से रेनबो जैसा दिख जाएगा हमें, क्योंकि 7 कलर्स दिखेंगे ना अलग अलग, रेनबो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बो बन जाएगा। रेन तो नहीं है इसमें, बो भी नहीं बनेगा, वो तो ऐसा होता है, मतलब कलर्स दिखेंगे बस, है ना। रेनबो जैसा, रेनबो नहीं, रेनबो जैसा। हाँ क्या जीरो हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा तो ये थीटा भी कम ही होगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखेगा। बड़े प्रिज्म में बड़ा दिखेगा। चलो अब इसमें एक डिस्पर्जिव पावर क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। अभी तो मैंने कहा तो विश्वास कर ले, आईआईटी में सब हम जाने वाले हैं, और फिर आईआईटी वाले स्टूडेंट ऐसा करते हैं क्या? डिस्पर्जिव पावर क्या होगी? डिस्पर्जिव पावर, हाँ ऐसे देखो, नहीं, थीटा अपॉन डेल्टा मीन। डेल्टा मीन को कैसे लिखेंगे? देखो ये जो फॉर्मूला डेल्टा का, इसमें डेल्टा मीन लिखने के लिए म्यू मीन, म्यू मीन माइनस, और म्यू मीन भी लगभग येलो के बराबर ही होता है, इसलिए म्यू येलो लिख लिया। म्यू वोयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1। और बाय डिफॉल्ट अगर कभी म्यू गिवन हो तो वो किस कलर का लेना है? येलो का। किसका लेना है? येलो का। ये जो म्यू का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, इसलिए जब प्रैक्टिकली वैल्यू देखी जाती है, जैसे वोयलेट के लिए म्यू मान लो 1.31 है, तो इसके लिए 1.30 होगा, थोड़ा सा ही अंतर होता है, इज वेरी स्मॉल। कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए म्यू जो होता है ना वो बहुत डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसको डेल्टा म्यू भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा म्यू अपॉन म्यू येलो -1। डेल्टा मतलब डिफरेंस, और अगर डिफरेंस छोटा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी म्यू, छोटे को क्या लिखते हैं? डी, और म्यू -1, येलो मत लगाओ, बाई डिफॉल्ट वो येलो ही है, ठीक है। तो ये होता है ओमेगा। ओमेगा क्या बताता है? ओमेगा ये बताता है कि कितना पर यूनिट डिविएशन के लिए कितना डिस्पर्जन होगा, ठीक है ना, मतलब मीडियम कितना डिस्पर्जिव है, मीडियम की वो बताता है ये, उसमें कितनी पावर है डिस्पर्ज करने की, ठीक है ना। इसलिए ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है ओमेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, क्योंकि इसमें देखो प्रिज्म एंगल पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, म्यू पर, और म्यू मीडियम और कलर की प्रॉपर्टी है, तो किसी दिए गए मीडियम के लिए म्यू जो होगा, किसी दिए गए मीडियम के लिए प्रिज्म हो चाहे लेंस हो, म्यू सेम होगा तो ओमेगा भी सेम होगा, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम बोलो या मटेरियल बोल लो, मटेरियल ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो बाकी अगली क्लास में शीट देना एक बार।
कल मैंने जेई मेंस में दिए थे क्या क्वेश्चन? नहीं दिए थे ना कल तो।